डीसी जनरेटर्स के केस में ये वाली चीज कही थी, जो ईएमएफ जनरेशन हो रहा है डीसी जनरेटर्स, अब इस टाइम डिस्कस करना वैसे भी जरूरी है क्योंकि एसी जनरेटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। डीसी जनरेटर्स के केस में आप लोगों को ये याद होगा क्या था, ये है आर्मेचर, इसकी आर्मेचर की रेजिस्टेंस है और आर्मेचर के अंदर जनरेटेड ईएमएफ है, ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट, ये फील्ड हो गई। अब ये लोड है, अब करना क्या है, इसके अंदर प्राइम मूवर जो भी रोटर है, रोटर में आर्मेचर या फील्ड दोनों में से कोई सी भी चीज लगा सकते हैं। तो रोटर पे चाहे आपने आर्मेचर लगा रखा हो चाहे फील्ड आपने लगा रखा हो, लेकिन पॉइंट क्या है कि रोटर को जब आपने एक बार घुमाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी उसके अंदर दे रहे हैं। इसके अलावा फील्ड को एक्साइट करना है, फील्ड के अंदर सप्लाई पहुंचनी चाहिए, बस खाली दो काम होने। यही फंडा जनरेटर्स के लिए है, चाहे डीसी जनरेटर्स हो या एसी जनरेटर्स हो। एसी जनरेटर्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटर्स, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए उनको ऑल्टरनेटर्स बोलते हैं। ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटिंग साइकिल प्रोड्यूस करने वाला टर, चाहे वो जनरेटर हो चाहे ऑल्टरनेटर हो, लेकिन बेसिकली टर है वो जिसमें ऑल्टरनेटिंग साइकिल प्रोड्यूस हो रही है। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के दो डिविजन्स होते हैं, दो क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक तो होता है फिजिकल, देखने में क्या दिख रहा है, शरीर, भौतिक शरीर। एक होती है आत्मा। तो भौतिक शरीर फिजिकल तरीके से अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपको जो उसमें क्लासिफिकेशन समझ में आएगा वो क्या है, एक है स्टेटर, एक है रोटर। स्टेटर वो जो फिक्स्ड है, स्थिर है, अपनी जगह पर फिक्स्ड है, हिल नहीं रहा, कुछ भी उसके अंदर हिलना डुलने वाली कोई चीज नहीं है, वो स्टेटर हो गया। और रोटर वो जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ये शरीर है। मतलब देखने में आपको ऐसा लग रहा है, दिखने में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्टेटर है चाहे रोटर है, दिखने में क्लासिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं कि देखने में क्या लग रहा है, एक चीज गोल गोल घूम रही है, एक चीज फिक्स्ड है, उनको हम कहेंगे स्टेटर और रोटर। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, आत्मा वाला क्लासिफिकेशन, अंदर से। वो क्लासिफिकेशन में दो पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, फील्ड और दूसरा आर्मेचर, ठीक है। तो आत्मा वाला क्लासिफिकेशन है फील्ड और आर्मेचर की, मतलब उसके अंदर हो क्या रहा है। तो फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, आर्मेचर में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, बस ये चीज समझ में आनी चाहिए। एक क्लासिफिकेशन है फिजिकल, इसमें है एक है स्टेटर, दूसरा है रोटर। स्टेटर वो है जो स्टेशनरी है, यार भाई, रोटर वो है जो रोटेटिंग है। एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा है प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन। उसमें एक है फील्ड, एक है आर्मेचर। फील्ड वो है जिसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आर्मेचर वो है जिसके अंदर क्या है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर क्या लगा हुआ है, कॉपर की मोटी मोटी बार्स, ठीक। आर्मेचर में ये तो होता है, जो आर्मेचर मान लीजिए आपने रोटर में लगा रखा है, तो रोटर के अंदर आपने स्लॉट्स काट रखे हैं और स्लॉट्स के अंदर कॉपर की बार्स लगा रखी है, उनको शॉर्ट कर रखा है। कॉपर की बार्स हैं, एक कॉपर की बार अगर आप लेते हैं तो उसका थ्योरेटिकली उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। थ्योरेटिकली अगर आप देखें, हाइपोथेटिकली मतलब ये है कि प्रैक्टिकल चीज ना देखें, आप आइडियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो एक कॉपर की अगर बार है उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, जस्ट करेक्ट। सर्किल का मतलब बेसिकली शॉर्ट सर्किट, जस्ट करेक्ट, इससे शॉर्ट सर्किट। इलेक्ट्रिकली अगर आप देख रहे हैं तो एक अगर कॉपर की बार है तो इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ये है, सिंगल वायर, नो रेजिस्टेंस। जैसे बल्ब है, बल्ब का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, वन रेजिस्टेंस। बल्ब का ये है, मतलब ये मान लीजिए बल्ब है, तो ये अगर बल्ब है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर ये है तो कॉपर की बार का इक्विवेलेंट सर्किट एक शॉर्ट सर्किट है। अब पॉइंट ये मैंने पूछा था आपसे कि शॉर्ट सर्किट में के अक्रॉस ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मींस पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स अगर शॉर्ट सर्किट हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच में
जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कैसे जनरेट होगा? वोल्टेज के यूनिट्स क्या होते हैं? पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस के, वोल्टेज ड्रॉप के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। तो इन सबके अंदर डिफरेंस क्या है? वो जवाब, ये जवाब है कि ईएमएफ एक कॉपर की बार के दोनों सिरों के अक्रॉस, बेसिकली मैं आंसर बता देता हूं, हालांकि इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला। एक कॉपर की बार जो है उसके दोनों सिरों पर वोल्टेज नहीं बन रहा है, पोटेंशियल नहीं बन रहा है, दैट इज नॉट पोटेंशियल, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा है। ये जवाब है। ये जवाब आसानी से क्लियर नहीं होगा, लेकिन पॉइंट ये है कि उसके दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन रहा है और उसके लिए यू डेफिनेटली नीड अ शॉर्ट सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको बीच में रेजिस्टेंस चाहिए कि ये अलग पोटेंशियल पर हो, ये अलग पोटेंशियल पर हो, उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए। पोटेंशियल किसी एक पॉइंट का होगा, दूसरे पॉइंट का दूसरा पोटेंशियल होगा, तब उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है। वोल्टेज ड्रॉप के लिए आपको रेजिस्टेंस चाहिए, दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए यू नीड अ शॉर्ट सर्किट, तभी उसके क्रॉस ईएमएफ बनेगा। वो वाला पॉइंट है। फिलहाल आप ये वाली चीज याद रखिए कि फिजिकल और प्रिंसिपल ये दो अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है। फील्ड और आर्मेचर ये दो चीजें हैं। फील्ड को आप स्टेटर या रोटर में से किसी भी एक जगह पे लगा सकते हैं, और आर्मेचर को भी स्टेटर या रोटर में से किसी भी एक जगह लगा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपने फील्ड को रोटर में लगाया तो आर्मेचर को स्टेटर में लगाना पड़ेगा, अगर फील्ड को स्टेटर में लगाया तो आर्मेचर को रोटर में लगाना पड़ जाएगा। और कौन सी चीज कहां माउंटेड है उसका टेबल मैंने आपको इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से आपको बताया था। डीसी मोटर्स के अंदर, डीसी मशीन्स में रादर, स्टेटर में क्या लगा हुआ है? फील्ड की आर्मेचर? फील्ड, दैट्स करेक्ट। स्टेटर में लगी हुई है फील्ड, और रोटर में क्या लगा हुआ है? आर्मेचर। इंडक्शन मोटर जो अभी आपने पढ़ ली, दोनों यूनिट से पढ़ लिए, उसमें स्टेटर में क्या लगा हुआ है? फील्ड लगी हुई है, फील्ड और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और रोटर में क्या लगा हुआ है? आर्मेचर। आपको याद होगा आर्मेचर के अंदर कॉपर की बार्स आपने मोटी मोटी लगा रखी होती या 3 फेज वाइंडिंग कर रखी थी। अब बात करते हैं हम सिंक्रोनस मशीन्स की। सिंक्रोनस मशीन्स के दो पार्ट हैं, एक है सिंक्रोनस जनरेटर्स विच आर नोन एज ऑल्टरनेटर्स, और दूसरा सिंक्रोनस मोटर्स विच आर नोन एज सिंक्रोनस मोटर्स। सिंक्रोनस मोटर्स की खासियत क्या है? दे ऑलवेज रन एट कांस्टेंट स्पीड, वो हमेशा उसी स्पीड पर रन करेगी, कम स्पीड पर नहीं रन करेगी, या तो बंद हो जाएगी या रन करेगी तो मैक्सिमम स्पीड पर रन करेगी। और किस स्पीड पर रन करने वाली है? सिंक्रोनस स्पीड पर, दैट्स करेक्ट। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या है? 120F/P। तो यही है बेसिक सवाल, ये सब लोगों को हमेशा याद रहने चाहिए। सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो केवल सिंक्रोनस स्पीड पर ही रन करेगी, वरना रन नहीं करेगी। इसका बेटर स्टेटमेंट क्या है जो अभी आपको समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं फिर भी नेवरदलेस बता देता हूं। सिंक्रोनस मोटर को अगर आप सिंक्रोनस मोटर की तरह से रन कर रहे हैं, अगर उसको आपने कोई और मोटर नहीं बना रखा है, किसी और मोटर की तरह से उसका बिहेवियर नहीं कर रहे, उसको सिंक्रोनस मोटर की तरह से ही रन कर रहे हैं, तब वो सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगी या रन नहीं करेगी। अगर आपने उसका कुछ और बना दिया, जो कि बनाना उसमें पॉसिबल है, तब वो उसकी वेरिएबल स्पीड हो सकती है, बट देन इट इज नॉट अ सिंक्रोनस मोटर बेसिकली। ठीक है, विल कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग। सिंक्रोनस जनरेटर जिन्हें कहते हैं हम ऑल्टरनेटर्स। ऑल्टरनेटर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है? स्टेटर के ऊपर लगी होती है आर्मेचर, स्टेटर पर आर्मेचर लगा होता है, और रोटर पर लगी होती है फील्ड। ये दोनों में डिफरेंस है। केवल सिंक्रोनस मशीन्स ही ऐसी मशीन्स हैं, इसके अलावा बाकी जितनी भी मशीन्स हैं, डीसी मशीन्स, 3 फेज इंडक्शन मशीन्स, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स, सिंगल फेज अलग तरह की कम्यूटेटर मशीन, हर एक केस में स्टेटर पर आर्मेचर लगा होता है और रोटर पर फील्ड लगी होती है। लेकिन यही सिंक्रोनस मशीन्स खाली एक ऐसा केस है जिसमें स्टेटर के ऊपर आर्मेचर लगा हुआ है। लेकिन इसमें भी और चीज है, जब बहुत बड़े साइज की जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं, उन्हीं के केस में ये वाली चीज है कि स्टेटर पर लगा हुआ है आर्मेचर, केवल बड़े साइज की मशीन्स पे। छोटे साइज के जो ऑल्टरनेटर्स हैं, छोटे साइज के डीजी सेट्स घरों के अंदर जो लगाए जाते हैं, उसके अंदर वही नॉर्मल तरीका है, स्टेटर पर लगा हुआ है फील्ड और रोड पर लगा हुआ आर्मेचर, सेम तरीका। तो बड़े साइज के जो ऑल्टरनेटर्स हैं जिनसे आप पावर जनरेशन वाला काम करते हैं, जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होगा, जितने भी अलग अलग तरह के पावर प्लांट्स होते हैं जिनका मशीनों का साइज कमरे के बराबर होता है, वो वाले जो मशीन्स हैं उनके अंदर ये वाला काम होता है। स्टेटर पर लगा हुआ है आर्मेचर, रोड पर लगी हुई है फील्ड। क्यों लगा हुआ है, क्यों ऐसा काम, पॉइंट क्या है? ऑल्टरनेटर्स के बारे में आप लोगों को होपफुली ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि जनरेशन वोल्टेज नॉर्मली हमारे कितने होते हैं। नॉर्मली जो पावर जनरेट करी जाती है, जनरेशन जो होता है जहां से,
11 केवी पे। बहुत मतलब आप 3.3 केवी, 6.6 केवी, 9.9 केवी, 11 केवी, बहुत ज़्यादा अगर पहुँच गए 33 केवी तक, नहीं तो 11 केवी तो रहते ही रहता है, इससे ज़्यादा बढ़ते नहीं है। ट्रांसमिशन के लिए उसको स्टेप अप कर देते हैं, स्टेप अप करने के बाद ट्रांसमिट करते हैं और फिर स्टेप डाउन करके दोबारा उसको यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में जनरेशन 11 केवी पर ही रखते हैं, 11 केवी से कम नहीं करते। बहुत कर दिया 3.3, 6.6 तक आ जाएगा, इससे कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये वो वाला ऑप्टिमल वोल्टेज है जिस पर आपको ये पता चलता है, ये वाला चीज़ देखी गई है कि इसमें लॉसेस मिनिमल होते हैं। ये सारी वैल्यू जितनी बनाई गई है सारी लॉसेस के बेस पर बनाई गई हैं। ट्रांसमिशन वोल्टेज जो होते हैं 440 केवी होता है, 133 केवी होता है। ये सारे क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि इन पर एफिशिएंसी जो आपको, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी आपको मैक्सिमम मिलती है, इसलिए जनरेशन एफिशिएंसी जो होती है सबसे ज़्यादा आपको मिलती है 11 केवी के आसपास की रेंज। अब प्रॉब्लम क्या है? 11 केवी, 11,000 वोल्ट्स, 11,000 वोल्ट उसके अंदर से निकल रहा है। करंट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू 100 एम्पियर्स, मे बी इवन 1000 एम्पियर्स, उस रेंज की करंट्स है। अब वो जो करंट्स हैं वो आपको उसमें मान लीजिए आपने आर्मेचर जो नॉर्मल तरीके से आर्मेचर को रोटर के ऊपर माउंट कर रखा था, इसका मतलब रोटर जो है, रोटर के अंदर 11 केवी प्रोड्यूस हो रहा है और मान लीजिए 1000 एम्पियर रोटर के अंदर जनरेट हो रही है। अब ये पावर आपको बाहर निकालनी है, याद है? रोटर के अंदर से पावर निकालनी है या रोटर के अंदर पावर भेजनी है। इंडक्शन मोटर के अंदर कौन सी तरह की मोटर थी जिसके अंदर रोटर के अंदर भेजनी पड़ती थी पावर? इंडक्शन मोटर दो तरह कौन सी होती है? स्क्विरल केज और वाउंड रोटर यानी स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग वाली मोटर के अंदर क्या खासियत होती है? उसके अंदर आप रोटर के अंदर वोल्टेज भेज सकते हैं, रोटर के अंदर वोल्टेज भेजना पॉसिबल है, या रोटर में से करंट निकालना पॉसिबल है बेसिकली, तभी उसको वेरिएबल टॉर्क में आपको मिल जाती है। तो पॉइंट ये है कि वो करने के लिए रोटर के अंदर वोल्टेज भेजने के लिए या वोल्टेज निकालने के लिए आपको किन चीज़ों की जरूरत पड़ी थी, जिसकी वजह से उसका नाम ऐसा पड़ा? स्लिप रिंग की जरूरत पड़ी थी। स्लिप रिंग क्या है? रिंग है, कॉपर के रिंग से जो गोल गोल घूम रहे हैं और उसके ऊपर कार्बन के ब्रशेज हैं जो उस पर घिस रहे हैं। मूविंग कॉन्टैक्ट्स टू फिक्स कॉन्टैक्ट्स, रबिंग, फ्रिक्शन हो रहा है, रबिंग हो रही है, घिस रहे हैं, कार्बन के जो ब्रशेज है वो मेटल के रिंग्स के ऊपर घिसे जा रहे हैं। उस केस में करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, 15 एम्पियर होगी, 20 एम्पियर, 20-25 एम्पियर हो जाएगी, 40-50 एम्पियर हो जाएगी, इससे ज़्यादा और नहीं होती है। लेकिन ये वाली चीज़ इमेजिन करिए कि 1000 एम्पियर्स आप इस तरह के सिस्टम से जो स्लिप रिंग घूम रहे हैं और ब्रश जो कार्बन का ब्रश के ऊपर घिस रहा है उसके थ्रू 11,000 वोल्ट और 1000 एम्पियर उसमें से टैप करना चाह रहे हैं, तब प्रॉब्लम क्या होगी? इमेंस स्पार्किंग, इतनी ज्यादा स्पार्किंग होगी कि वो कार्बन का ब्रश आपका 1 घंटे भी लास्ट नहीं करेगा, फौरन 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा जल के खत्म हो जाएगा। इतनी हेवी ड्यूटी स्पार्किंग हो जाएगी उसके अंदर। तो इसमें यह फायदा है, अगर आपने वही आर्मेचर को स्टेटर पर अगर माउंट कर दिया, तब इसमें से स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स में से 11 केवी और 1000 एम्पियर्स लेना बड़ा आसान काम है। इट्स वेरी सिंपल। स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स है, फिक्स कॉन्टैक्ट्स रुके हुए हैं, मतलब मूव नहीं कर रहे, मूविंग कॉन्टैक्ट्स नहीं है, इसलिए उसमें से टैप करना बड़ा आसान काम है। दूसरी चीज, 11 केवी और 1000 एम्पियर्स के लिए जो भी आपने वाइंडिंग कर रखी है, वाइंडिंग इंसुलेशन भी करना पड़ता है, ये वाली चीज ऑब्वियस बात है। एक स्लॉट है, मतलब ये जो स्लॉट है, स्लॉट के अंदर ये जो कॉपर की बार आपने लगा रखी है उसको इंसुलेट करके भी तो रखा हुआ है, इंसुलेशन उसके चारों तरफ इंसुलेशन भी रहता है, नहीं तो वो एक कॉपर की बार जो इस रोटर के जो सिलेंडर है इसके साथ शॉर्ट कर जाएगी। तो इंसुलेशन अगर आपको करना है 11 केवी 1000 एम्पियर्स के लिए अगर आप इंसुलेट कर रहे हो रोटर के अंदर, तो इंसुलेशन की थिकनेस कितनी ज्यादा आपको रखनी पड़ेगी? यू कैन वेरी वेल इमेजिन, बहुत ज्यादा थिकनेस रखनी पड़ेगी रोटर के अंदर। वही थिकनेस, उतनी थिकनेस स्टेटर के अंदर करना बड़ा आसान काम है, स्टेटर में इंसुलेट करना बड़ा आसान काम है। पॉइंट क्या है कि मतलब मूविंग पार्ट में बहुत सारी हेवी ड्यूटी चीजें करना मुश्किल काम है। तो वही चीज हमारे यहां पर भी पॉइंट है कि मूविंग पार्ट में रोटर जो है, अगर रोटर गोल गोल घूम रहा है उसमें आपको इंसुलेशन करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ा काम है, और इसके अलावा उसमें से करंट टैप करना, ये सब चीजें बहुत मुश्किल चीजें। ये सब चीजें स्टेटर में करना बड़ा आसान काम है क्योंकि स्टेटर इज स्टेशनरी, रुका हुआ है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है सिंक्रोनस मशीन में, आगे पढ़ते हैं कि आर्मेचर इज माउंटेड ऑन स्टेटर एंड फील्ड इज माउंटेड ऑन रोटर। ठीक, यही वाली कंडीशन जो है वो सिंक्रोनस मोटर्स के अंदर भी होती है। और
सिंक्रोनस मोटर में बड़े साइज की जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें भी ये वाला काम करते हैं। आर्मेचर इज माउंटेड ऑन स्टेटर एंड फील्ड इज माउंटेड ऑन रोटर। एंड वन मोर वेरी स्पेशल थिंग कि इसकी फील्ड जो होती है, बाय द वे डीसी मशीन्स में फील्ड किस तरह की होती है, सप्लाई कौन सी होती है, फील्ड डीसी सप्लाई, ठीक है। फील्ड जो होती है वो डीसी फील्ड होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में फील्ड किस तरह की होती है, 3 फेज एसी होती है, जिसकी वजह से रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है। सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर फील्ड इज डीसी, ये ध्यान रखें, ये बड़ी इंट्रिगिंग चीज है, ये बड़ी मजेदार चीज है इसके अंदर कि ये एसी मोटर है, एसी जनरेटर है, लेकिन इसकी फील्ड जो होती है फील्ड इज डीसी, डीसी दी जाती है। क्यों, इसका रीजन भी अब क्लियर हो जाएगा, ये मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। सारा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों इसको डीसी रखना जरूरी है, ठीक। विल कंटिन्यू।